बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले तो एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के बाद थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका आया जब वो मनाज़िर हमने देखे कि वहाँ पे जब बहुत सारे लोग दरिंदगी पर उतरे हुए थे, हैवानियत पर उतरे हुए थे, तो कुछ लोग जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे और इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे थे। यही लोग हमारे मुआशरे के लिए उम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इमरान ख़ान साहब ने इनके लिए एक ट्वीट किया है और इनके लिए एक बड़े इनाम का ऐलान किया है। पूरी कौम की जानिब से मैं मलिक अदनान की बहादुरी और इखलाकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सियालकोट में अपनी जान ख़तरे में डालते हुए प्रियंथा को पनाह देने और ख़ुद को ढाल बनाकर उन्हें जनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। हम उन्हें तमग़े शुजाअत से नवाजेंगे। ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्कूलों में इस आदमी की मिसाल दी जानी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों में इस आदमी की मिसाल दी जानी चाहिए और पाकिस्तान की मसाजिद में ख़ास तौर पे उलमा इकराम को चाहिए कि वो बताएं लोगों को कि आप मलिक अदनान बने, आप उस जत्थे की तरह ना बने जो बग़ैर सोचे समझे सिर्फ़ एक नारे के ऊपर लब्बैक कहते हुए बहुत तेज़ी से हमलावर होता है और फिर किसी की भी जान ले सकता है। यानी एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा और आने वालों ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब के सब पिल पड़े। वो जब मैंने वीडियोस देखी तो उसमें इतनी गंदी गालियां लोग दे रहे हैं कि कोई इस्लाम के लिए आशिक रसूल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, किसी गैर मुस्लिम के लिए भी नहीं। बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। तो उनके बीच में एक बड़ा आदमी खड़ा था, मलिक अदनान। अभी इनको सिक्योरिटी दी जा रही है क्योंकि मुआशरे में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जनूनियत जो है वो मौजूद है। फ़िलहाल इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है। कौम इनकी मशकूर है। उलमा इकराम को, उस्ताज़ा इकराम को और तमाम लोगों को, आने वाली नस्लों को, बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसा बनना है उन्हें, इंसानियत को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए मुसलमान हर कुर्बानी दे सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप वाक़या तो देखिए, रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है और आप कानून का सहारा ले सकते हैं। और वो शख्स माफ़ी मांग चुका है, ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं। और मारने वालों का मकसद सिर्फ नामूस रसालत की हिफाजत नहीं था। मारने वालों की जो नीयत है वो उसके ऊपर शक इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगने वाले आदमी के साथ जब मामला ख़त्म हो गए उसके बाद दोबारा जाकर इश्तियाल दिलाया और माजी की तलखियों का बदला लेने की कोशिश की है। तो इसलिए मलिक अदनान हीरो है और उसके साथ यही सलूक होना चाहिए था जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। एक इलेक्शन हुआ NA 133 का, उसका रिज़ल्ट आ गया है और उसमें जो अब तक का रिज़ल्ट मेरे पास, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चंद छोटे मोटे पोलिंग स्टेशन रह गए हैं, लेकिन ज़्यादातर हल्के का 95% से ज़्यादा रिज़ल्ट आ चुका है। इस नतीजे में PMLN ने जो वोट हासिल किए हैं, जीतने वाली जमात ने, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो बेवा हैं परवेज़ मलिक साहब की, वो मरहूम कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हो गया था, वो यहाँ से MNA थे। उन्होंने 45,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिल साहब आए हैं और उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो 30,000 से ज़ायद हैं, लगभग 31-32 वोट हैं उनके। फ़र्क जो है वो लगभग कुछ 13-14 हज़ार की लीड है जिससे PMLN ये इलेक्शन जीती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा इस इलेक्शन से बाहर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि PMLN बड़े आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। एक तो पीपल्स पार्टी ने तवक्को से ज़्यादा वोट लिए और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला नहीं और उसने किसी को वोट डाला भी नहीं। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। 2018 के इंतखाबात में PMLN को जो वोट पड़े थे वो 99,678 थे, लगभग 90,000 वोट पड़े थे। अब उसके आधे वोट पड़े हैं PMLN को। नून लीग को जितने वोट 2018 में पड़े थे उससे आधे वोट पड़े हैं इस इलेक्शन में। वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में वोट कम हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 77,231, एजाज चौधरी साहब हार गए थे। तहरीक लब्बैक को 13,235 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 5,585 वोट पड़े हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद बड़ी है क्योंकि दूसरा कैंडिडेट ही बीच में निकल गया था।
और यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको पैसे देकर भी वोट खरीदे गए हैं। तो दो ही पार्टियां मैदान में थीं और तहरीक लब्बैक के साथ भी पीपल्स पार्टी का मुबैना तौर पे एक इत्तेहाद हो गया था, वो वोट भी वहाँ पे चले गए। लेकिन इसके बावजूद PMLN के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, उनको यहाँ से 70 से 75 हज़ार वोट लेना चाहिए था, 90 हज़ार तो नहीं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में वोट कम पड़ने के बावजूद उनको फिर भी इतना वोट लेना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ इस इलेक्शन ने कंफर्म कर दी है कि पंजाब में मुकाबला सिर्फ PTI और PMLN का होगा, ख़ास तौर पे वस्ती पंजाब में। उसकी वजह यह है कि PTI का वोटर निकला नहीं और PMLN के वोटर ने भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनको भी पता है कि मुकाबला PTI के साथ है। पीपल्स पार्टी इस मुकाबले में सेंट्रल पंजाब में एक मरतबा फिर नज़र नहीं आ रही, जहां एक बहुत बड़ा मौका था उनके पास, लेकिन असलम गिल साहब ये इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन वोट उन्होंने तगड़े लिए हैं। लेकिन जब PTI बीच में आएगी तो ये वोट वो ऐसे नहीं ले पाएंगे। ये एक एनालिसिस था और इलेक्शन का रिजल्ट था, मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक खबर है जो बड़ी खबर है और वो आई है तुर्की से। रजब तैयब उर्दगान जो एक हर दिल अजीज़ लीडर हैं, वहाँ तुर्की में भी, पाकिस्तान में भी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमले की कोशिश हुई है। एक बड़ा खौफनाक वाक़या है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान पर सूबे सीरत में बम धमाके के जरिए हमले की कोशिश को तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। इससे पहले रजब तैयब उर्दगान के ऊपर जो है वो एक मार्शल लॉ की कोशिश भी की गई थी, वो भी अवाम ने नाकाम बनाई थी और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी जान को बचाया है। तुर्क मीडिया का कहना है कि तैयब उर्दगान सूबे सीरत में एक रैली में शरीक थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी जो रैली की हिफाजत और मामूर थी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी के नीचे से बम बरामद कर लिया, जिसको फौरन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक वाकये के बाद फ्रांसिक टीमों ने कार को घेरे में लेकर उंगलियों के निशानात और दीगर शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए हैं, जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तैयब उर्दगान को पहले भी मारने की कोशिश की गई है, कई मरतबा उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। इस वक्त तुर्की की इकॉनमी बैठ रही है और उसकी वजह से भी इनके खिलाफ एक कंपेन खड़ी की जा रही है। तैयब उर्दगान अपने इक़्तिदार को बचा पाएंगे या नहीं, ये एक अलग और बड़ा सवाल है, लेकिन वो बहुत सारे मुखालिफिन की आंखों में खुटकते हैं। लिहाजा तैयब उर्दगान की सिक्योरिटी ये एक बड़ा अहम मसला है वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इंडिया से दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। नंबर एक ये है कि भारत की शुमाल मशरकी एक रियासत है जिसका नाम है नागालैंड, और ये नागालैंड जो है ये भारत का एक बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे ये रियासत मौजूद है। नागालैंड के मून ज़िला के इलाके उटंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कई शहरियों के मारे जाने की इतलात है। यानी ये मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, कुछ अखबार कह रहे हैं कि 11, कुछ कह रहे हैं 14, कुछ कह रहे हैं 18, कुछ कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और उनके ऊपर जो हमला किया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। इस वाक़े पर मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह और रियासत के वज़ीर आला नेफ्यू रियो ने ट्वीट करके अपने रंजो गम का इजहार किया है और एक आला सतह की इंक्वायरी बुलाने का फैसला किया गया है। नागालैंड के महकमा दिफा डिफेंस विंग, उन्होंने इस वाक़े पर एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और तफसीलात बताते हुए ये कहा है कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज एक ऑपरेशन करना चाह रही थी, फ़ौज वहाँ पे मौजूद थी और नागालैंड के एक ख़ास इलाके के अंदर ऑपरेशन का जब आगाज़ किया गया तो वहाँ एक गाड़ी के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गाड़ी के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो मौके पर जाँ भाग हो गए। उसके बाद मकामी लोगों ने उन सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को घेर लिया, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन पर भी फायरिंग कर दी और वहाँ पे मज़ीद लोग मारे गए। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इसके ऊपर माजरत की है, भारतीय फ़ौज ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी का हुक्म दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। लेकिन पूरे इलाके का इंटरनेट और पूरे इलाके के अंदर जो मवासलात की सर्विसेज हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं और इस पूरे इलाके में एक अनारकी फैली हुई है। भारतीय फ़ौज, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पेशा वाराना सलाहियत है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से करें कि निहत्ते लोगों की गाड़ी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उनको कत्ल किया। उसके बाद जब शहरियों ने एहतजाज किया तो उन पर भी गोली चलाई, उनको भी कत्ल किया। और किसी फ़ौज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो फंस जाए ऐसी सूरत हाल में,
तो निहत्थे लोगों पर उनको गोली चलानी पड़ी, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। भारत से अलहदगी के मामले पे जो खालिस्तान रेफरेंडम है वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी की सांस फूल रही है। सिख बरादरी की जोक तर जोक शिरकत हो रही है इसमें, और अपने आज़ाद वतन की जद्दोजहद के लिए सिख बरादरी बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद कर रही है, जिसके 5वें मरहले में आज बरादरी ने जोशो खरोश के साथ बड़ी तादाद में दोबारा हिस्सा लिया। बरतानिया में मुकीम सिख बरादरी ने 31 अक्टूबर से भारत से अलहदगी और नए वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का आगाज वोटिंग के जरिए से किया हुआ है, और आज इसका 5वां मरहला भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ी तादाद में सिख वोटिंग कर रहे हैं, और सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है वो इस सारे मामले को लेकर चल रही है। भारतीय जो हुकूमत है उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हर चीज़ का इल्ज़ाम उठाकर पाकिस्तान पे आप ना लगा दिया करें। हुआ यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह की आलूदगी आई है या स्मोग वहाँ पे जो बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुई है, उसकी वजह से वहाँ की सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने यह कहा अदालत के अंदर जाकर कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन फैल रही है, वो फैला रहे हैं, हवा का रुख हमारी तरफ है, और ये सारी पोल्यूशन इंडिया के अंदर आ रही है और हमारे इलाके मुतासर हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत का जो वकील है उसकी इस अनोखी मंतक के बाद चीफ जस्टिस CJI ने तंजिया तौर पर सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान की सनतों पर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं हमारी अदालत के जरिए। वकील रंजीत कुमार ने शुगर मिल्स की बंदिश पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर के फासले पर हैं। ऐसी सूरत हाल में चीनी मिलों के लिए 8 घंटे बहुत कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन के पास जाएं, उन्हें बताएं, वो दोबारा फैसला करेंगे, पाकिस्तान पे मत डालें। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने का भारत का एक और जो है वो ख्वाब टूट गया, और उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेइज्जती हुई। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पर फ़िज़ाई आलूदगी का इल्ज़ाम लगाया, यानी हर इल्ज़ाम भारत डालते ही पाकिस्तान पे है। यहाँ से कोई गुब्बारा चला जाए तो उसको पकड़ के कहते हैं पता नहीं परमाणु बम आ गया। एटम बम को परमाणु बम कहते हैं, तो वो कहते हैं जी पता नहीं इन्होंने बम फेंक दिए। कोई चीज़ वहाँ पे हो जाए पाकिस्तान पे एलिगेशन, पटाखा फूट जाए पाकिस्तान पे एलिगेशन, कश्मीर के अंदर कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ें पाकिस्तान पे एलिगेशन, खालिस्तान वाले अपना रेफरेंडम करवाएं या आज़ादी की तहरीक चलाएं पाकिस्तान पे एलिगेशन, नेपाल में उनको शिकस्त हो पाकिस्तान पे एलिगेशन। नरेंद्र मोदी को जहां जहां कुछ नुकसान होता है या RSS को, वो सीधा इल्ज़ाम उठा के पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। और अब हैरत इस बात की है कि जो आलूदगी इंडिया ने फैलाई है, इंडिया अपनी 70% बिजली कोयले से बना रहा है। कोयले से बिजली बनाते हैं इस दौर में। वैसे पाकिस्तान ने भी यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कोयले के पावर प्लांट लगाए हैं या पिछली हुकूमतों ने जो लगाए हैं, इस पर कमीशन भी मुबैना तौर पे खाए गए हैं। ऐसी खबरें आती रही हैं कि ये प्लांट जितने के होने चाहिए थे उससे ज़्यादा महंगे लगे हैं। अब साहिवाल वाले प्लांट ने बिल्कुल वहाँ की जितनी आबो हवा है उसको तबाह कर दिया है। वहाँ के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब वहाँ TB का भी एक अस्पताल बना के दें, खुदा न खास्ता लोग उस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है इस आलूदगी की वजह से। बहरहाल हमने भी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन भारत तो हर चीज़ उठा के पाकिस्तान पे डालता है। तो ये जो आलूदगी है ये ज़मीन के लेवल से थोड़ा ऊपर एक ओजोन टाइप की लेयर बन जाती है, और ये लेयर बनती है जो आपकी फोग है उसके, और स्मोक जो मुख्तलिफ आपकी इंडस्ट्री से या गाड़ियों से या फसलों को जलाने से जो धुआं निकलता है, उन दोनों के मिलने से ये स्मोग बनती है। और ये कोई बहुत दूर से ट्रैवल करके ऐसे नहीं आती, ये हमारी अपनी गलतियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। तो भारत ये चीज़ भी उठाकर पाकिस्तान पे डाल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान उठा के भारत पे डाल रहा था। मैं लाहौर में ले जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ दर्जनों इंडस्ट्रीज ऐसी जो सुबह के वक्त इतना धुआं छोड़ती हैं कि नजर ही कुछ नहीं आता। उनकी मौजूदगी में भारत को तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आलूदगी भेजने की। आप उनको बंद करें एक हफ्ता, लाहौर का आप एटमॉस्फेयर चेक करें। लाहौर में जिस वक्त लॉकडाउन था हर चीज़ साफ थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। क्यों था? इसलिए कि हर चीज़ बंद की हुई थी, चीज़ों को चलने नहीं दे रहे थे।
धुआं निकल नहीं रहा था। तो जो जिसकी गलती है वो उसको तस्लीम करे और सब अपना अपना रोल प्ले करें, क्योंकि कुदरत है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।